हेलो साथियों, नमस्कार। मैं निशांत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म संभव एजुकेशन क्लासेस पर, इस उम्मीद के साथ कि आप जहां होंगे स्वस्थ व्यस्त मस्त और ज़बरदस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रखते हुए तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, प्यारे भाइयों बहनों, यूपीएससी पीईटी 2023 के लिए हम लोग यूपीएससी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। पार्ट 41 शुरू करने से पहले एक निवेदन इतना सा है कि साथियों, प्यारे भाइयों बहनों, आप लोग देखने से पहले प्लीज़ इसको लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर कर लें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना पार्ट 41। क्या है पार्ट 41 में? कुछ भारतीय अर्थशास्त्री ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास करते थे। निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्री नहीं हैं? दादा भाई नौरोजी, VKRV राव, RC देसाई और प्रशांत चंद्र महालनोबिस। बताओ भी इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, बात हम इसकी करें कि इसमें जो है कौन अर्थशास्त्री जो है राष्ट्रीय आय में किनका योगदान नहीं है। राष्ट्रीय आय से तात्पर्य क्या होता है? अगर कोई आपसे कहे सर ये राष्ट्रीय आय होती क्या है, जैसे राष्ट्रीय आय, ठीक है, राष्ट्रीय आय होती क्या है? ठीक है, राष्ट्रीय आय से तात्पर्य है, जैसे ये आप समझ लीजिए ये हमारा एक देश है, ठीक है, यहाँ पे एक देश की एक साल या एक वर्ष, एक देश की एक वर्ष अथवा एक कोई विशेष अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य ही क्या है? इसका इन एक देश का एक वर्ष में, एक देश का एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है भैया? वही राष्ट्रीय आय कहलाती है। ठीक है, राष्ट्रीय आय जितनी अधिक होगी उसी के अनुसार किसी भी अर्थव्यवस्था अथवा देश का विकास आगे बढ़ता है। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान कुछ भारतीय अर्थशास्त्री जैसे आपके दादा भाई नौरोजी हो गए, VKRV राव सर हो गए, RC देसाई हो गए, इन लोगों ने भारत की राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास किया था। ठीक है, ऐसा प्रयास करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति जो थे वो दादा भाई नौरोजी, ये पहले व्यक्ति थे। 1866-67 में ये प्रयोग किए थे और इन्होंने बताया था कि जो भारत की आय है, राष्ट्रीय आय, इसमें इन्होंने PCI का वर्णन किया था, पर कैपिटा इनकम की। इन्होंने कहा था 20 रुपया ये है। ठीक है, 20 रुपया जो है ये इनकी आय है। तो सबसे पहले दादा भाई नौरोजी, मतलब इसमें तीनों लोगों ने ब्रिटिश शासन के दौरान जो है, RK राव जो है वैज्ञानिक के आधार पर 1930-31 में किए थे। जो PC महालनोबिस हैं, प्रशांत चंद्र महालनोबिस, ये भारतीय वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद हैं। क्या है? सांख्यिकीविद हैं। ठीक है, ये अर्थशास्त्री नहीं है, सांख्यिकीविद हैं। और इन्होंने इनके नाम पर ही भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना इन्हीं की मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, इसके लिए ये जाने भी जाते हैं। तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है? इनमें से कौन सा बैंक और उसके टैगलाइन के बीच एक असंगत मिलान है? भारतीय स्टेट बैंक, द बैंक टू एवरी इंडियन, ऑप्शन B है पंजाब नेशनल बैंक, बढ़ती का नाम जिंदगी, ऑप्शन C है कोटक महिंद्रा बैंक, लेट्स मेक मनी सिंपल, ऑप्शन D है देना बैंक, ट्रस्टेड फैमिली बैंक। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, हम इसकी बात करें तो भारतीय स्टेट बैंक की बात कर लेते हैं। तो भारतीय SBI की सबसे पहले जो स्थापना हुई थी वो कोलकाता में हुई थी। कोलकाता में बैंक ऑफ कलकत्ता के नाम से हुई थी। किस नाम से? बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ कोलकाता के नाम से हुई थी। कब हुई थी? ये हुई थी 1806 में। ठीक है, बाद में इसका 1 जुलाई 1955 को, कब? 1 जुलाई 1955 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ठीक है, फिर इसका जैसे बात करें पंजाब अभी जैसे वर्तमान है भारतीय स्टेट बैंक की जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो वो पहली महिला अध्यक्ष हैं अरुंधति भट्टाचार्य। कौन है? अरुंधति भट्टाचार्य। अभी वर्तमान की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, वो अरुंधति भट्टाचार्य हैं। बात क्लियर है? पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना जो है ये जो है करने वाले व्यक्ति थे लाला लाजपत राय। 1894 में इन्होंने इसकी स्थापना करी थी। हालांकि 1869 में जो है इसका राष्ट्रीयकरण कर लिया गया था। ठीक है, इसमें देखिए हम लोग क्या मिला, भारतीय स्टेट बैंक का टैगलाइन क्या है?
द बैंक टू एवरी इंडियन, बात सही है, ठीक है। द बैंक टू एवरी इंडियन जो है ये इसका है। पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक का जो टैग लाइन है वो द नेम यू कैन बैंक अपॉन, क्या है ये बढ़ती का नाम जिंदगी नहीं है, बढ़ती का नाम जिंदगी तो एक्सिस बैंक का है। ये किसका है? बढ़ती का नाम जिंदगी जो है ये एक्सिस बैंक का है, ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक का क्या है? तो भैया पंजाब नेशनल बैंक का द नेम यू कैन बैंक अपॉन, ठीक है, बैंक अपॉन। कोटक महिंद्रा बैंक की बिल्कुल बात सही है। देना बैंक, ट्रस्टेड फैमिली बैंक की भी बात सही है। तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए तीसरा, गांधी जी ने के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव के शर्तों को पूरा करना होगा, इनमें से क्या शर्तों में नहीं है? तो पहला, जाति व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी, भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का एक स्थान एक दूसरे बगल में बनाया जाना चाहिए। ऑप्शन सी, इसमें धर्मशाला और एक छोटा सा डिस्पेंसरी होना चाहिए। ऑप्शन डी है, यह भोजन और कपड़ों के मामलों में आत्मनिर्भर होना चाहिए। ये बात क्लियर है। इसमें से कौन नहीं है? देखिए बात कर लें अगर, तो गांधी जी ने गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव में कुछ शर्तों को पूरा करना होगा, जिनमें से प्रमुख शर्तों के अंतर्गत जो है सारी चीज़ें आती हैं। जैसे इसमें जाति, भाई जाहिर सी बात है जाति का भेदभाव जो है वो ख़त्म होना चाहिए, ठीक है। भोजन और कपड़ों के मामले में आत्मनिर्भर हों, ठीक है। जाहिर सी बात, गांव में आप देखते होंगे धर्मशाला डिस्पेंसरी होनी चाहिए। जैसे हम लोगों के प्राइमरी स्कूल में बारात जाकर रुकती है ना, बेसिकली इनका एक कॉन्सेप्ट था, अगर कोई आए जाए वो तो इसमें रुकने की व्यवस्था होनी चाहिए। इसी प्रकार से सब किया जाता है। इसमें भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का एक स्थान, ये बिल्कुल ये इसमें ऐसा नहीं उन्होंने कहा था। तो इसमें राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्या भैया? नीचे कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और तिथियां दी हैं, इनमें से कौन सा सही मिलान नहीं है? ऑप्शन ए है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 1 मई। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए अगर हम इसकी बात करते हैं कि कौन सा दिवस कैसे, तो भाई जाहिर सी बात है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो 21 जून को ही मनाया जाता है, ठीक है। ये बात बिल्कुल क्लियर है। विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात करें तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ये भी बात क्लियर है। विश्व पृथ्वी दिवस की बात कर लें तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ये भी बात बिल्कुल सही है, ठीक है। विश्व पृथ्वी दिवस, अब से इसको थोड़ा सा याद कर लीजिए। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, फिर यहीं से आपसे पूछे जल दिवस, जल दिवस कब होगा भैया? तो भैया जल दिवस जो है ये आपका 22 मई हो जाएगा, सॉरी 22 मार्च हो जाएगा। 22 मार्च जल दिवस हो जाता है, ठीक है। 22 मार्च जल दिवस, 22 अप्रैल जो है पृथ्वी दिवस, और उसके बाद 22 जून आता है, सॉरी 22 मई आता है, 22 मई। 22 मई क्या हो जाता है भैया? जैव विविधता दिवस हो जाता है। जैव विविधता दिवस जो है 22 मई को मनाया जाता है, ठीक है। सॉरी हाँ 22 मई को जो है जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो भैया जब 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है तो इसमें जो है 1 मई इसमें नहीं होगा। 1 मई क्या मनाया जाता है भैया? 1 मई को श्रमिक दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 1 मई को श्रमिक दिवस मनाया जाता है। बात क्लियर है। तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, ऐसे आप याद करिए। पहले जल कहाँ पे है? ऐसे आप जल, उसके बाद पृथ्वी, और जल और पृथ्वी के निर्माण से क्या बनता है? जैव विविधता बनता है। ये पिछली पेट में आया भी था, ठीक है। जैव विविधता ये जो है इसमें देखिए याद करिए। जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, ठीक है। जल दिवस 22 मार्च, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, जैव विविधता दिवस 22 मई। बात क्लियर है। तो यहाँ पे आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। उसमें जैसे अगर आपको थोड़ा सा, अब इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसमें राइट आंसर जो आपको हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 1 मई को नहीं बल्कि कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। 1 मई को श्रमिक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। बात क्लियर है। अगर आपसे कोई पूछे कि जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है तो भैया जनसंख्या दिवस जो है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। ये भी प्रश्न आ चुका है, जनसंख्या दिवस, ठीक है। दिवस से एक प्रश्न आपके पेट में आएंगे, तो ये ऐसे प्रैक्टिस के माध्यम से हम लोग इसको अपनी पकड़ मजबूत कर लेंगे, ठीक है। योग दिवस कब है? 21 जून। स्वास्थ्य दिवस कब है? 7 अप्रैल को है। स्वास्थ्य, से स्वास्थ्य 7 अप्रैल। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल हमने बताया। जल दिवस 22 मार्च, जैव विविधता दिवस 22 मई।
1 मई को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर, गलत मिलान की पहचान करें। क्या भैया गलत मिलान की पहचान? ऑप्शन ए है फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन है? लुईस एंडरसन वाटरमैन है। ऑप्शन बी अमीटर है, विद्युत धारा का जो मापने वाला है, इसकी खोज जिंका रायस जैनसन ने की थी। बैरोमीटर है, ये इसकी खोज इवांजेलिस्ता टेरिसेली ने करी थी। ऑप्शन डी है एनिमेशन, एमिल रेनोल्ड ने इसकी खोज की थी। बताओ ये इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, देखिए बात करें अगर हम किसकी, फाउंटेन पेन की, तो फाउंटेन पेन के आविष्कार जाहिर सी बात है वाटरमैन ही है ना, बहुत पहले हम लोग पढ़ चुके थे। उसके बाद बात करें किसकी, उसके बाद अगर हम बात कर लें आपके बैरोमीटर की, तो बैरोमीटर की खोज जो है इवांजेलिस्ता टेरिसेली ने ही करी थी। ठीक है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। इसमें अगर बात कर लें एनिमेशन की, तो एमिल रेनोल्ड ने बात करी थी, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ही गलत है। गलत है इसीलिए सही है। ठीक है, गलत है इसीलिए क्या है? इसीलिए सही है। अमीटर का आविष्कार जो है, अमीटर जो ये आप जिंक रायस जेनसन जो देख पा रहे हैं ना, इन्होंने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। किसका? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार इनके द्वारा किया गया था। बात क्लियर है भैया? तो इसमें राइट आंसर भी हो जाएगा। छठा क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम की किताब के लेखक कौन है? कालिदास, तुलसीदास, वाल्मीकि, वात्स्यायन। बताओ भैया इसमें राइट आंसर अब क्या हो जाएगा? इसमें किताब के लेखक कौन है? देखिए अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें वात्स्यायन की, तो वात्स्यायन ने क्या लिखा है? इनका सबसे फेमस जो काव्य है वो है कामसूत्र। क्या भैया? कामसूत्र इनका फेमस है। वाल्मीकि जी किसके लिए जाने जाते हैं? तो वाल्मीकि जो है रामायण के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए? रामायण के लिए। ठीक है, तुलसीदास किसके लिए? तुलसीदास की बात करें तो तुलसीदास जो है रामचरितमानस लिखे थे। ठीक है, क्या लिखे थे? रामचरितमानस लिखे थे। ठीक है, और बाकी किताबें लिखे थे अलग मुद्दा है। तो इसमें राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा कालिदास। ठीक है, अब देखिए और अगर बात कर लें तो जैसे यहाँ पे पूछा जाता है कि वाल्मीकि, फिर यहीं वेद व्यास पूछ लेगा आपसे। वेद व्यास किसके लेखक है? तो भैया वेद व्यास जो है वो महाभारत के लेखक हैं। किसके लेखक हैं? महाभारत के लेखक हैं। और जान लीजिए जैसे पतंजलि आपसे पूछ ले कि पतंजलि किसके लेखक हैं? ठीक है, पतंजलि योग के वाले पतंजलि, तो इन्होंने क्या, पतंजलि क्या लिखा? महाभाष्य लिखा है। क्या लिखा है? पतंजलि ने महाभाष्य लिखा है। बात क्लियर है? उसके बाद जैसे अगर आपसे ऐसे कालिदास आ गए तो अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद अगर आपसे पूछ ले कि बताओ भैया पाणिनि की सबसे प्रमुख रचना कौन सी? तो पाणिनि की जो है अष्टाध्यायी है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा है। बात क्लियर है? फिर उसके बाद बात कर लें विष्णु शर्मा की, इनकी रचना पूछी जाती है। विष्णु शर्मा की सबसे फेमस जो रचना है वो आपकी है पंचतंत्र। क्या भैया? वो आपकी पंचतंत्र है। ठीक है, पंचतंत्र उसकी में इनकी रचना है। वात्स्यायन की कामसूत्र होगी। आर्यभट्ट ने क्या दिया था? जैसे आर्यभट्ट की बात करें तो आर्यभट्ट ने ही जो है सूर्य का सिद्धांत दिया था। सूर्य सिद्धांत जो आर्यभट्ट ने दिया था। ठीक है, तो ऐसे जैसे आगे चल के चंद बरदाई जो है पृथ्वीराज आसु लिखेंगे, जो जयदेव हो गीत गोविंद लिखेंगे, बुद्धचरित्र सुघोष लिखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें, इसमें राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाते हैं? पुराने पत्रों का एक समूह जवाहरलाल नेहरू, समय का संक्षिप्त इतिहास अल्बर्ट आइंस्टीन, उसके बाद जो है इसमें दिया है अ मिड समर नाइट्स ड्रीम विलियम शेक्सपियर, राजनीतिक अर्थव्यवस्था की आलोचना में योगदान। इसमें पूछ रहा है कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। ठीक है, मेल नहीं खाने की बात हो रही है, तो पुराने पत्रों का समय जवाहरलाल नेहरू है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। समय का संक्षिप्त इतिहास इसमें अल्बर्ट आइंस्टीन दे रखा है। ठीक है, इसमें अल्बर्ट आइंस्टीन दे रखा है, बल्कि अल्बर्ट आइंस्टीन का नहीं होगा, क्या होगा इसमें? स्टीफन हॉकिंग होगा। क्या है? स्टीफन हॉकिंग है। स्टीफन हॉकिंग लिखा था। मिड समर नाइट ड्रीम विलियम शेक्सपियर की रचना है। बिल्कुल बात सही है। और उसके बाद अगर बात करें राजनीतिक अर्थव्यवस्था की आलोचना कार्ल मार्क्स ने करी थी, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो क्योंकि बी गलत है इसलिए क्या है? इसलिए सही है। 8वां लेते हैं।
ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को किस रूप में जाना जाने लगा? जिन, बुद्ध, ज्ञान या बोधि? बताओ भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए हम थोड़ा सा गौतम बुद्ध के विषय में, पूरे बौद्ध धर्म के विषय में पढ़ लेते हैं। तो भैया गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म के विषय में जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है गौतम बुद्ध के विषय में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करें, क्योंकि ये पीटी के उसमें है। ठीक है, गौतम बुद्ध संस्थापक किसके थे? बौद्ध धर्म के थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? इनको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता था। एशिया का प्रकाश ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया भी इनको कहा जाता था। ठीक है, अब पूछा जाता है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, जन्म पूछा जाता तो जन्म जो है लुम्बिनी, कहाँ हुआ था? लुम्बिनी कपिलवस्तु। कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम सुद्धोधन था जो कि शाक्य गण के मुखिया थे। इनके बचपन का नाम पूछे अगर जैसे गौतम बुद्ध है तो बचपन का नाम इनके जो था वो सिद्धार्थ था। ठीक है, बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हो गया था और इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु से सैर पर निकले तो उन्होंने जो है 4 दृश्यों को देखा था, जिसके बाद इनका हृदय परिवर्तन हुआ था। 4 दृश्य इन्होंने देखे थे और जैसे पहला दृश्य था बूढ़ा व्यक्ति, मतलब उनको ये लगा हम बूढ़े भी हो जाएंगे। ठीक है, बूढ़ा व्यक्ति इन्होंने देखा। दूसरा क्या इन्होंने देखा था? बूढ़े व्यक्ति के बाद जब बुढ़ाएंगे तो बीमार भी होंगे, तो बीमार व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति देखा, बीमार व्यक्ति देखा। फिर उसके बाद एक शव देखा, मतलब बीमारी के बाद जो है मरने का भी एक वो है। फिर उन्हें देख लिया सन्यासी अपने मन में मस्त मगन देखा। तो उन्होंने देखा क्या? 4 चीज, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव और सन्यासी। इनको देखने के बाद इनका हृदय परिवर्तन हुआ और इन्होंने गृह त्याग कर दिया। ठीक है, गृह त्याग करने के बाद जो है बुद्ध वैशाली के अलार कलाम, इनके प्रथम गुरु जो थे, क्या प्रथम गुरु जो थे वो सांख्य दर्शन के थे और अलार कलाम थे। कौन थे? अलार कलाम से जाके इन्होंने दीक्षा ली। ठीक है, उसके बाद आगे चल करके जो है इन्होंने बिना अन्न जल ग्रहण किए जो है लगभग 6 वर्ष कठिन तपस्या किए और 35 वर्ष की उम्र में जो है बैसाख की पूर्णिमा रात निरंजना, क्या बैसाख की पूर्णिमा रात निरंजना फाल्गु नदी के तट पर, क्या फाल्गु नदी के तट पर इनको पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। और सिद्धार्थ जो है ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहलाए? ज्ञान प्राप्ति के बाद ये बुद्ध कहलाए। बात क्लियर है? ज्ञान प्राप्ति के बाद ये क्या कहलाए? ज्ञान प्राप्ति के बाद ये बुद्ध कहलाए। और इन्होंने अपना पहला उपदेश, पूछा जाता है इन्होंने जब ज्ञान उनको प्राप्त हुआ प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया। कहाँ पे दिया? सारनाथ में उपदेश दिया। और ये कहा जाता है जब उन्होंने उपदेश दिया सारनाथ में, इसको क्या कहा गया? धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। क्या कहा गया? धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। बात क्लियर है? धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। और इन्होंने ये उपदेश किस भाषा में दिया था? तो प्रथम देश भाषा किस भाषा में दिया था? पाली में दिया था। इन्होंने किस में दिया था? पाली में अपना जो है उपदेश दिया था। सर्वाधिक उपदेश पूछा जाता, प्रथम उपदेश तो हो गया सारनाथ में, पूछा जाता सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? तो भैया सर्वाधिक उपदेश जो है कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में इन्होंने दिया था। कहाँ पे? श्रावस्ती में इन्होंने दिया था। ठीक है, इनके अनुयायी बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन थे। ठीक है, उसके बाद बात करें 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हुई। भाई जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ और बात करें किसकी? मृत्यु की, तो इनकी जो मृत्यु है वो 80 वर्ष की अवस्था में हुई। कहाँ पे हुई? कुशीनगर देवरिया में हुई। कहाँ पे हुई? कुशीनगर देवरिया में हुई। बात क्लियर है? अब यहाँ से बौद्ध धर्म में जो ज्ञान प्राप्त होता है वो त्रिपिटक से प्राप्त होता है। ठीक है, जब इनकी मृत्यु हुई तो देखिए होता क्या है कि जैसे यहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुआ तो इनको जो है ये बुद्ध कहलाए और पहला उपदेश दिया, धर्मचक्र प्रवर्तन हो गया। जब ये घर से निकले तो इनको जो है महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ठीक है, और इनको जो मृत्यु हुई तो इसको महापरिनिर्वाण कहा गया। क्या कहा गया भैया? जब कुशीनगर देवरिया में इनकी मृत्यु हुई तो महापरिनिर्वाण कहा गया, महापरिनिर्वाण। ठीक है, महापरिनिर्वाण कहा गया। बात क्लियर है? बौद्ध धर्म के विषय में हमें जो विशद ज्ञान है वो पाली में रचित त्रिपिटक से प्राप्त होता है, जैसे विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक से होता है। और
थेरावाद मत की जो पाली त्रिपिटक है वो सबसे पुराना है, ठीक है। सूत्र पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों के संवाद के रूप में संकलित है और विनय पिटक में जो है संघ के भिक्षु और भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह है। बात क्लियर है। अष्टधम्म पिटक में सूत्र पिटक में उन्होंने सिद्धांतों के सुव्यवस्थित अनुशीलन के साथ कुछ आवश्यक सूचिकाओं के सारांश तथा प्रश्नोत्तरी के समावेश भी दिए गए हैं। बात क्लियर है। बौद्ध धर्म मूलतः ईश्वरवादी है और उनमें आत्मा की परिकल्पना नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। अब हालांकि बुद्ध तो ईश्वर हो ही गए हैं, ठीक है। बाद में चल करके जो है जैसे इनसे बौद्ध संगीति पूछता है कि पहली बौद्ध संगीति कब हुई थी, दूसरी बौद्ध संगीति कब हुई थी। तो पहली बौद्ध संगीत जैसे आप याद कर लीजिएगा, अगर संगीति यहाँ से पूछेगा तो आप याद करिए रा व पा कु, ठीक है। राजगिरी में हुई, वैशाली में हुई, उसके बाद जो है पाटलिपुत्र में हुई पा कु से फिर हो गया कुंडलवन जम्मू कश्मीर। तो उसमें पहले जो थे वो थे राम, महाकश्यप राम। उसके बाद जो है जैसे होता है ना राम, तो राजगीर में हुई थी, उसके अध्यक्षता जो है वो महाकश्यप ने किया था। और अका आप याद कर लीजिए, अक, ठीक है। अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक और उसके बाद कनिष्क और उसके बाद वैश, ठीक है। तो वैशाली में जो हुई थी वो सावाकामी किए थे। उसके बाद तीसरी जो हुई थी वो थी प में, ठीक है, पाटलिपुत्र में। तो पामो जैसे होता ना जामो, तो ये हो गया पामो। उसके बाद जो है कुंडलवन में हुई थी। तो कुंडलवन में कहाँ हुई थी, कुंडलवन के कौन थे, तो कुवलय या ये कह सकते हैं तो इसमें जो है इनकी अध्यक्षता वसुमित्र या अश्वघोष ने करी थी। बात क्लियर है। तो राम, वैश, पुम ये सारी चीजें हो गई। अका जात शत्रु, कालाशोक, अशोक और उसके बाद जो है कनिष्क हो गया, ठीक है। बात क्लियर है। इसमें ये इतनी चीजें जो है जैसे आप थोड़ा सा इसके विषय में जान लें। अब इसमें क्या कहला पूछा गया है कि बुद्ध के, तो इसमें बुद्ध जानेंगे। अब जैसे यहाँ पे दे दिया है ऑप्शन में क्या, जिन दे दिया है, ठीक है। तो जब आप बौद्ध धर्म पढ़ेंगे, कौन सा धर्म पढ़ेंगे, जब आप बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो ये कहा जाएगा कि जब इनको जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था, किसको, जब जैन धर्म के प्रवर्तक जो ऋषभ देव थे, जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था तो ये कहलाए थे जिन। क्या कहलाए थे, जिन कहलाए थे। बात क्लियर है। अब देखिए इसमें राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 9वां चलते हैं। 9वां में क्या भैया, 9वां में ये कहा गया सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उसके विजय का उल्लेख करता है। पहला उल्लेख करता है, चौथा करता है, 10वां करता है या 13वां करता है। बताओ भैया, कलिंग जो अशोक का कौन सा शिलालेख जो है ये करता है जो है कलिंग विजय के विषय में। जैसे अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें पहले की, किसकी बात करें, अगर हम पहले शिलालेख की बात करें तो पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। क्या किया गया है, पशु बलि की निंदा की गई है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो चौथा शिलालेख इसका है, चौथे शिलालेख में जो है भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई। धम्म घोष की घोषणा की गई। उसके बाद बात करें 10वें की, तो 10वां जो है आदेश दिया कि राजा और उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। इसमें अशोक ने आदेश दिया था, अशोक ने आदेश दिया कि राजा व अधिकारी प्रजा के हित में सोचें। बात क्लियर है। और जो 13वां अधिलेख है इसमें ही कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया और अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी में 5 वन राजाओं के नामों का उल्लेख है जहां उसे धम्म प्रचारक भेजे थे। इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है। हालांकि अशोक ने कुल 14 शिलालेख दिए थे। अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए 14वां शिलालेख में जो है, अगर कभी पूछे आपसे 14वां शिलालेख में क्या कहा था अशोक ने, तो धार्मिक जीवन बिताने के लिए कहा था। क्या, धार्मिक जीवन बिताने के लिए अशोक ने सबको प्रेरित किया था। बात क्लियर है। इसमें राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर, हड़प्पा सभ्यता के किस एक हिस्से लोथल खुदाई की खोज किसने की थी। इसमें देखिए अब लोथल आ गया, ठीक है। बात अगर इसकी करें कि किसने खोज करी थी, किसने क्या किया था, देखिए अगर हम हड़प्पा सभ्यता में जैसे लोथल, सुरकुर्दा बहुत सारी चीज़ें थी, तो जैसे एक पहले दे रखा दयाराम साहनी को, तो दयाराम साहनी जो है ये हड़प्पा सभ्यता की इन्होंने खोज करी थी। दयाराम साहनी हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी और कब करी थी, तो 1921 में करी थी। किस नदी के किनारे करी थी, तो रावी नदी के किनारे की थी। राखल दास बनर्जी की बात करें तो राखल दास बनर्जी ने किसकी खोज की थी, मोहनजोदड़ो की खोज की थी। किसकी, मोहनजोदड़ो बोले तो मृतकों का टीला, मोहनजोदड़ो की खोज की थी। किस नदी के किनारे की थी, तो मोहनजोदड़ो की खोज सिंध नदी के किनारे हुई थी। और
कब किया था इन्होंने? तो 1922 में किया था। बात कर लें SR राव की, किसकी बात कर लें? SR राव। तो SR राव जो है SR राव, ठीक है, मतलब इसमें RS बिष्ट सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे बात कर लें तो SR, जैसे इसमें हड़प्पा सभ्यता कि लोथल की बात कही गई है। किसकी बात कही गई है? लोथल की बात कही गई है कि लोथल के खोजकर्ता कौन थे? तो लोथल के खोजकर्ता SR राव ही थे, ठीक है। लोथल खोजकर्ता SR राव या रंगनाथ राव इन्हों को बोला जाता है। क्या? रंगनाथ राव भी बोला जाता है। RS बिष्ट की बात करें तो उन्होंने कई जगह जो है खोज करी थी रविंद्र सिंह बिष्ट ने। तो रविंद्र सिंह बिष्ट के लिए आप जैसे वनमाली को समझ लीजिए, वनमाली की खोज इन्होंने करी थी, ठीक है। RS बिष्ट ने जो है वनमाली की खोज करी थी। तो कभी अब वनमाली की खोज, जैसे रंगनाथ राव ने जो है लोथल की खोज की थी, ये पूछ सकता है कि लोथल किस नदी पर अवस्थित है ना? लोथल जो है वो किस नदी पर अवस्थित है? तो लोथल जो है ये भोगवा नदी पर अवस्थित है। किस नदी पर है? भोगवा नदी पर अवस्थित है। बनमाली जो है किस नदी पर अवस्थित है? तो भैया बनमाली जो है ये आपका रंगोई नदी पर अवस्थित है। कहाँ पे? रंगोई नदी पर अवस्थित है। बात क्लियर है? जैसे इसके लिए हमने एक ट्रिक भी बनाया था। क्या बनाया था? हर दया मात्र की खोज किए, हर दया मात्र की खोज किए कोचमों सी फगोरा हो जाती है ना। तो इसमें कभी आएगा प्रश्न तो हम पूरा आपको डिस्कस करेंगे। तो लोथल की खोज किसने करी थी भैया? तो लोथल की खोज आपके SR राव ने करी थी। ऑप्शन नंबर C है, ठीक है। बात करते हैं महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन चली थी? 16 दिन, 18 दिन, 20 दिन या 24 दिन? बताओ भैया इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? जो महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई जो है वो बेसिकली हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए कौरव और पांडवों के बीच में लड़ी गई थी और ये चली थी कितने दिन? 18 दिन चली थी। बात क्लियर? ऑप्शन नंबर B इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्या है? 12 नंबर, कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था? कनिष्क के टाइम में कौन रहता था भैया? देखिए अगर बात करें किसकी? कनिष्क की, ठीक है। तो कनिष्क की बात करें, कनिष्क में जो है इसमें पराशर रहते थे। पराशर, सुश्रुत, चरक या धन्वंतरी कौन रहते? पराशर तो ऋषि मुनि ऋषि वशिष्ठ के पुत्र थे, ठीक है, ये ऋषि थे, इनके विषय में हटा दीजिए। बात करें सुश्रुत की तो ये पहले शल्य चिकित्सक थे। क्या? पहले शल्य चिकित्सक थे। पहले शल्य चिकित्सक थे। किसके काल में थे? तो ये गुप्त काल में थे। किसके काल में? गुप्त काल में थे, ठीक है। कनिष्क के टाइम में ही थे ये भी। बात करें धन्वंतरी की तो धन्वंतरी जो है ये बात करें धन्वंतरी की तो धन्वंतरी जो है ये मतलब सुश्रुत के गुरु थे। जो सुश्रुत के गुरु थे वो धन्वंतरी थे। तो धन्वंतरी जो है ये किसके दरबार में थे? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में धन्वंतरी थे। बात कर लेते हैं इसमें चरक की, तो चरक जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। कनिष्क के शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान जो थे वो चरक ही थे, ठीक है। वे कुषाण वंश के राजवैद्य थे और उनके द्वारा जो संहिता रचित की गई है उसको चरक संहिता कहा जाता है। चरक द्वारा रचित संहिता क्या कहते हैं? चरक संहिता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चरक संहिता बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं 13 नंबर। क्या है भैया? तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? वी.डी. सावरकर, कार्ल मार्क्स, RC मजूमदार, सैयद अहमद खान। बताओ भैया इसमें क्या हो जाएगा? इसमें आपके ऑप्शन सारे के सारे गलत हैं, ठीक है। इसमें आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं वो सारे के सारे गलत हैं। तारीख फिरोज शाही के जो लेखक हैं वो बेसिकली आप यहाँ लिख लीजिए। तारीख फिरोज शाही के लेखक जो जियाउद्दीन बर्नी हैं। कौन है? जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी जो है इसके लेखक हैं, ठीक है। इसमें गलती हो गई है, इसके लिए माफ़ करिएगा। तारीख फिरोज शाही जो है ये जियाउद्दीन बर्नी इसके लेखक हैं और जियाउद्दीन बर्नी जो है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक शासनकाल का जिक्र है और इसकी प्रसिद्ध कृति जो यही है और इसमें अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी मिलती है, ठीक है। तो इसमें आप ये चारों ऑप्शन ही इसको हटा दीजिए, जियाउद्दीन बर्नी सही है, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? निम्न में से किसने जो है सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा? जॉन लॉरेंस, कार्ल मार्क्स, RC मजूमदार या इनमें से कोई नहीं? देखो भैया बात करें जो 1857 की क्रांति है उसके लिए जो है कार्ल मार्क्स और RC मजूमदार, यहाँ मान लीजिए अगर हम जॉन लॉरेंस हटा दें, हम यहाँ कर दें सावरकर को, सावरकर, तो इसमें आपके लगभग जितने बताए गए थे वो सारे सारे कवर हो जाएंगे। सावरकर ने कहा था, जो उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। उनकी पुस्तक का नाम क्या था? द वॉर
सॉरी द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। जब ये लिख रहे थे इसमें इन्होंने कहा था आज़ादी का मतलब ये कह सकते हैं आज़ादी की पहली लड़ाई या स्वतंत्रता की पहली लड़ाई। इन्होंने कहा था क्या, आज़ादी की पहली लड़ाई, आज़ादी या स्वतंत्रता की पहली लड़ाई जो है इन्होंने कहा था। ठीक है, उसके बाद बात करें आरसी मजूमदार ने क्या कहा था। आरसी मजूमदार, हुआ ये था कि आरसी मजूमदार जो है ये ब्रिटिश सरकार के लेखक हुआ करते थे पहले, हालांकि कुछ विवाद हुआ तो उन्होंने इससे वो हट गए और इन्होंने 1857 की क्रांति के विषय में अपना मत रखा और कहा कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो ये प्रथम था, न ही राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। 1857 की क्रांति के विद्रोह को जो इन्होंने कहा था, तो इसमें कार्ल मार्क्स ने जो है सिपाही पूछा क्या है, पूछा है किसने सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा। क्या पूछा है, सिपाही विद्रोह को विद्रोह किसने नहीं कहा था। ठीक है, तो जैसे बात करें चाहे सावरकर की या जो है कार्ल मार्क्स की, इन्होंने जो है 1857 की क्रांति को बहुत अच्छे से वो किया था और बीडी सावरकर जैसे स्वतंत्रता संग्राम के रूप में इसको वर्णित किया था। जबकि जो है अगर बात करें किसकी, अगर बात करें कि आरसी मजूमदार, तो इन्होंने जो है इसको विद्रोह नहीं बताया था। ठीक है, इसको विद्रोह नहीं बताया था, बल्कि सिपाही विद्रोह को विद्रोह इन्होंने कहा ही नहीं था। इन्होंने कहा ये ना तो सिपाही, ये तो ना तो राष्ट्रीय था ना तो कुछ था, ये मात्र सिपाही विद्रोह था। ठीक है, तो बेसिकली इसमें राइट आंसर आपका जो है सिपाही विद्रोह नहीं कहा है। तो इसमें सिपाही विद्रोह नहीं कहा था कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, सिपाही विद्रोह आरसी मजूमदार ने भी कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सावरकर ने तो सीधे जो है ये कह दिया था कि साहब ये पहली स्वतंत्रता लड़ाई थी। ठीक है, तो जॉन लॉरेंस भी यही कहे थे, आरसी मजूमदार भी इसको केवल सिपाही विद्रोह कहते, इसको राष्ट्रीय लड़ाई नहीं बोले थे। ठीक है, और आगे चलकर एक नाम और जिक्र आता है सर सैयद अहमद खान का, उन्होंने भी इसको जो है एक सिपाही विद्रोह कहा था, जबकि ये सिपाही विद्रोह नहीं था। अगर हल्का सा जो है सिंधिया, ग्वालियर के सिंधिया और जो राजस्थान के राजपूत थे, अगर साथ दिए होते तो शायद जो है ये उसी टाइम हम लोग आज़ाद हो गए होते। इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कार्ल मार्क्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा। कार्ल मार्क्स हो गए, वीडी सावरकर हो गए, इन्होंने सिपाही विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था, लेकिन अब बाकी लोग इन्होंने इसको राष्ट्रीय विद्रोह कहने से मना कर दिया। सबने कहा क्या, सिपाही विद्रोह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग कि लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग की गई थी, किसमें की गई थी, 1932 में, 1936 में, 1940 में, 1942 में। बताओ भैया कब की गई थी मांग। देखिए जो पाकिस्तान की मांग है वो पहली दफ़ा 24 मार्च 1940 को करी गई थी। मुस्लिम लीग ने कहाँ की थी, तो ये लाहौर अधिवेशन में की थी। कहाँ पे, लाहौर अधिवेशन में इन्होंने इसकी मांग की थी। ठीक है, और मांग करने वाले, जैसे लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो अध्यक्षता कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना। कौन, मोहम्मद अली जिन्ना जो है इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक है, और इन्होंने जो है पहली बार मांग करी थी भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र बनाने की। ठीक है, और जो पाकिस्तान शब्द है, पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता, जो पाकिस्तान शब्द है, पूछा जाता है इसके जन्मदाता, पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता, पाकिस्तान शब्द के जो जन्मदाता हैं वो आपके जो है चौधरी रहमत अली थे, चौधरी रहमत अली थे। बात क्लियर है। इसमें देख लीजिए 24 मार्च 1944 को मांग हुई, तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात क्लियर है, इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर चलते हैं। क्या भैया, भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किसने करी थी, गणेश शंकर ने, रामाचंद्र चटर्जी ने, अरविंद घोष ने या बिपिन चंद्र पॉल ने। बताओ भैया। देखिए भारत में वंदे मातरम की जो पत्रिका है इसकी स्थापना जो है 1905 में हुई थी। ठीक है, 1905 जब भारत का विभाजन हुआ था, तो इसको जो है ये अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था, और पहली बार जो है 1905 में इसकी स्थापना हुई। और ये प्रकाशित पहली बार कब हुआ, पूछा जाता है आपसे। जो वंदे मातरम पत्रिका सबसे पहले प्रकाशित कब हुई, तो 6 अगस्त 1906 को हुई थी। कब हुई थी, 6 अगस्त 1906 को हुई थी। ठीक है, और इसके प्रकाशक कौन थे सबसे पहली दफ़ा, तो प्रकाशक थे आपके अरविंद घोष। इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या भैया, 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में कहाँ फांसी दी थी, झांसी में, शिवपुरी में, कानपुर में या सागर में। बताओ भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करें 1857 की क्रांति की, तो अभी बात हो रही थी इसमें 1857 की क्रांति को जो है किसने क्या कहा था,
तो अब अगर हम बात करें कि जो है ये जो तात्या टोपे थे इनको कहाँ फांसी दी गई थी, तो इनको फांसी जो दी गई थी वो आपके 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जंग में जो है तात्या टोपे ने अपनी भूमिका निभाई थी। और ये अपने सिंधिया के जो मंत्री थे और इनके खास दोस्त उसकी जो है जासूसी की वजह से इनको पकड़ा गया था और इनको पकड़ करके शिवपुरी में जो है फांसी दे दी गई थी। कहाँ पे? शिवपुरी में इनको फांसी दे दी गई थी। बात क्लियर है? शिवपुरी जेल में बंद थे और वहीं पर शिवपुरी में 1867 को इनको फांसी दे दी गई थी। बात क्लियर? ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ये लड़ किसके लिए रहे थे? तो ये कानपुर के जो राजा थे इनके लिए लड़ रहे थे। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्या है? चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग कितना होता है? 1/3 होता है, 1/4 होता है, 1/5 होता है या 1/6 होता है? देखिए पृथ्वी का व्यास लगभग 12,742 किलोमीटर है। चंद्रमा का व्यास जो है 3,474। अब अगर व्यास की बात कर लें, पूरा अच्छे से जान लीजिए, व्यास की बात करें तो व्यास जो है ये पृथ्वी की बात कर लें और यहाँ कर लें किसकी? यहाँ बात कर लें चंद्रमा की। तो जो पृथ्वी का व्यास है वो आपका 12,742 है किलोमीटर है और जो चंद्रमा का व्यास है वो आपका है 3,474 किलोमीटर। बात क्लियर है? तो पृथ्वी के व्यास का लगभग 27% है ये करीब, है ना। अतः चंद्रमा के आकार पृथ्वी के आकार का लगभग, अब 3 चौक 12 कर लीजिए तो 1/4 करीब आ जाएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर किस में क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर, नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम सितारा कौन सा है? अल्फा सेंचुरी, बर्नार्ड स्टार, प्रॉक्सिमा सेंचुरी या सीरीज? बताओ भी है क्या इसमें राइट आंसर है? देखिए नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा जो है वो आपका प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। ठीक है, यह पृथ्वी के पास स्थित है और यह है इसकी जो पृथ्वी से दूरी है वो करीब 4.22 प्रकाश वर्ष है। बात क्लियर? इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। रोहतांग दर्रा भारत किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में या सिक्किम में? देखिए अगर बात करें रोहतांग दर्रा की तो ये मनाली में स्थित है। तो कुल्लू मनाली कहाँ पे है? तो कुल्लू मनाली जो है ये हिमालय की पूर्वी पीर पंजाल रेंज में एक ऊंचा पहाड़ी दर्रा है। और कुल्लू घाटी को भारत, कहाँ कुल्लू घाटी है? ये तो भारत के हिमाचल प्रदेश में है। तो उसी लगा लीजिए आप निशान। तो इसमें जो रोहतांग दर्रा है ये बेसिकली कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है? राइट आंसर। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ इसको क्या करें? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।